हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने को है और आर ओ ए आर ओ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और जब कंपटीशन में फ़ाइट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है कि आप आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम फ़ाइट कर पाओ। तो आर ओ ए आर ओ के लिए लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई मीन टू से 1 मिनट उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आर ओ ए आर ओ के लिए। 1 मिनट बात करूँगा, केवल 1 मिनट, ठीक। आर ओ ए आर ओ के लिए लास्ट टाइम पे क्या करना है, देखो सबको पता है, घटना चक्र सभी पढ़ते हैं। 99% स्टूडेंट है जो पी सी एस का एग्ज़ाम देते हैं और इसके साथ आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम देते हैं, घटना चक्र पढ़ते ही हैं। और प्रत्येक टॉपर घटना चक्र को सजेस्ट भी करता है। घटना चक्र में ऐसा कुछ खास नहीं है। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं और प्लस टॉपिक, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। घटना चक्र आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये किताब उठाओ, मार्केट जाओ, महेश कुमार बर्डवाल की किताब है, लेके आओ, पढ़ो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लो, ठीक है ना। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देख लो, बस ध्यान से सुन लो। और इसके बाद तीसरा काम करना है और वो है मॉक। आर ओ ए आर ओ के मॉक लगाने, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ किसी भी मैराथन के चक्कर में मत पड़ना। मैराथन में पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, पता नहीं वीडियो कब कंप्लीट हो गई और पता नहीं चलता कि आँख कब लग गई, ठीक है ना। तो मैराथन देखने से मैं कहूँगा कि 100 गुना अच्छा है ये छोटी छोटी वीडियो देख लो, ठीक है ना। अगर हो सके देखो नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है, नोट्स वोट्स मत बनाओ अभी। मॉक लगाओ लास्ट टाइम पे और ख़ुद को एनालिसिस करो, ठीक है ना। आप किस कैटेगरी में आते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठाओ और अभी आपका कितना बन रहा है और उससे आप कितना गैप है, इसको एनालिसिस करो और उस गैप को कोशिश करो इस 2 महीने में फुलफ़िल कर लो, ठीक। गैप ये फुलफ़िल हो गया तो आई गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। नहीं हुआ तो नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है और ये है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था 6ठी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। वहीं आगे बात करें, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये था बिम्बिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये था बिम्बिसार। और इसका कार्यकाल था करीब 544 ईस्वी पूर्व से 49 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 49 नहीं, 549 के करीब रहे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था। तो इनका जो जनपद का नाम था ये अस्मक था। कई जगह अस्सक दिखाई देता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन सकता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सा था, कि उसका नाम क्या है, ठीक है ना। इसका नाम है अस्मक। कई जगह अस्सक भी लिखा देखा मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है, नंद वंश के पश्चात जो मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो ये मौर्य वंश ने शासन किया था। आपको सभी को पता है, नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। और घनानंद की हत्या करके, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने थे चाणक्य की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ये बनाई थी उदयन ने, ठीक। इसके बाद बात करें, उदयन जो है वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है, ये उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उत्तर भारत में नंदीय वंश शासक, ये घनानंद का शासन था, ठीक। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है और वो ये बनता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय भारत का जो शासक था कौन था, ये था घनानंद। और एक और क्वेश्चन बनता है और वो ये है कि सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक है।
तो ये भी नंद वंश का घनानंद है। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्वेश्चन सेम ही है बट घुमा लिया है, घुमा दिया है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिम्बिसार, बिम्बिसार ने स्थान प्रदान किया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि बिम्बिसार के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन था, या उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताओ जो बिम्बिसार के दरबार में था। ठीक है ना, और ये जीवक था, और इसी जीवक ने भगवान बुद्ध की अंतिम समय पे इलाज किया था या चिकित्सा की थी। ठीक, यहाँ पे कह रहा है प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास, श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से है किसका? श्रावस्ती का नगर विन्यास। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जो अरे क्या बोलते हैं, प्रथम जो ज्ञान दिया था, सबसे अधिक ज्ञान दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? ये था अजातशत्रु। ठीक है ना, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है पितृहत्या जो वंश है वो किस वंश को कहते हैं? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी पर युद्ध हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, झेलम नदी पर युद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक को जो है परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है, कहा जाता है? ये कहा जाता है महापद्म नंद को। ठीक, महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। आई मीन टू से इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी चंपा थी, याद रखना, अंग की राजधानी चंपा थी, और चंपा का जो प्राचीन नाम मालिनी या मुंगेर था। मुंगेर कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, वहीं अब बात करें मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक है ना, मल्ल की राजधानी कुशीनारा पावापुरी थी, और ये पड़ती है देवरिया गोरखपुर में। काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है ना, वही कौशल की राजधानी जो है ये श्रावस्ती थी। देखो इनको याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखो अंग में राजधानी चंपा थी। ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर लो, कोई चंपा नाम की लड़की है, देखो नेगेटिव मत लेना, चंपा नाम की लड़की है और उसके अंग बड़े चमकते हैं, ऐसे याद कर लो, चंपा नाम की लड़की के अंग बड़े चमकते हैं। आई ऐसे मान लो कि सुंदर है। ठीक, तो जो सुंदर होगा वो चमकेगी। ठीक, इस प्रकार से चंपा नाम की लड़की अंग बहुत चमकते हैं। मगध की बात करें तो गिरिब्रज है, तो इसको ऐसे याद कर लो, मगध में गध है, मगध में गध है, और गधा को हम पढ़ लो गधा। ठीक है, मगध में मगधा पढ़ लो या गधा पढ़ लो। गधा जो है गिर गया कहाँ से? ब्रज से। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, मगध में गधा उठाओ। ठीक है ना, और गधा जो है गिर गया कहाँ पे? ब्रज में। गिर ब्रज, गिर से गिर गया कहाँ पे? ब्रज। ठीक है ना, ब्रज में। इस प्रकार से याद कर लो, मगध की राजधानी गिरब्रज है। और मल्ल की राजधानी के बारे में बात करें तो ये कुशीनारा है। कहाँ पे? कुशीनारा है। ठीक, कुशीनारा है। वहीं काशी की राजधानी की बात करें तो वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी, ये तो ईजी है, वाराणसी को दूसरा नाम काशी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल में शाह और श्रावस्ती में शाह, इस प्रकार से याद कर लो। और श्रावस्ती जो फैजाबाद के नज़दीक पड़ता है, अयोध्या में। ठीक, वहीं बात करें पंचाल, पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल एवं दक्षिणी पंचाल है, मतलब 2 राजधानियाँ थी। ठीक है ना, उत्तरी पंचाल को अहिछत्र बोलते हैं और दक्षिणी पंचाल को काम्पिल बोलते हैं। वहीं कुरु की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ थी। देखो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इंद्रप्रस्थ जो मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में पड़ता है। वहीं आगे बात करें, वज्जी की राजधानी विदेही थी या मिथिला। मिथिला कहाँ पता? बिहार में। ठीक है, आगे बात करें, मत्स्य की राजधानी विराटनगर और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक, इसी प्रकार से
सूरसेन की जो राजधानी थी ये मथुरा में थी और चेद की राजधानी सोत्तीवती में थी। अस्मक की राजधानी पोतन पोटली में थी और अवंती की राजधानी जो है उत्तरी अवंती उज्जैन में थी और दक्षिणी अवंती महेशमती में थी। आगे बात करते हैं गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी हाटक कश्मीर थी। हाटक कहाँ पे है, इसका पूरा नाम पुराना नाम जो है ये थी राजकोट। ठीक, अभी नोट्स है और ये कह रहा है वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताना गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर चलो मैं ही बता देता हूँ वो, देखो गणतंत्र का मतलब भारत क्या गणतंत्रात्मक है ना, गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जिसका जो शासक है, जिसका शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और इसके साथ जो है शासक का ऐसा नहीं है कि शासक जो व्यक्ति अभी शासन कर रहा है आने वाले समय में उसके बच्चे शासन करेंगे, ऐसा नहीं है। जनता के द्वारा चुना जाने वाला शासक ही गणतंत्र होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, मतलब वंशानुक्रम का जो क्रम नहीं होता है वो संबंधित है। आगे यहाँ पे कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक और ये था नागदशक। कौन था, नागदशक। और इसी हर्यक वंश को जो पितृहंसा के नाम से जानते हैं। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख जो है अग्रमीज एवं जेंद्रमीज नाम से किया था, गणानंद ने किया था। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों का विवरण। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला लेखक है अरिस्टोब्यूलस, इसका समय 326 से 327 ईस्वी पूर्व। ठीक, और इनकी प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास और इस महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं इस पुस्तक से। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया। ठीक, ओनोसेक्रिटस 326 से 327 ईस्वी पूर्व में लिखी सिकंदर की जीवनी है और यह जहाजी बेड़े का चालक था। निरयाकस 327 से 326 पूर्व ईस्वी पूर्व और ये स्ट्रेबो एवं एरियन विवरण है इसमें, और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक, आगे यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।